हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आप सभी का स्वागत है आज का इतिहास सीरीज में। इस सीरीज के अंतर्गत जो भी कक्षाएं चलती हैं उनमें हम किसी दिन विशेष का इतिहास कवर करते हैं। जैसे कि आज 30 सितंबर है तो आज का इतिहास कवर करेंगे हम, आज के दिन का इतिहास कवर करेंगे हम, आज के दिन की खास बातें कवर करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं, चाहे वो कोई वनडे का एग्जाम हो, चाहे वो कोई आपका पीसीएस का या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो। ऐसे क्वेश्चंस को आधार बनाते हुए हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, और कुछ बातें एक्स्ट्रा भी होती हैं जो आपको एक समाज के अच्छे नागरिक होने के नाते पता होनी चाहिए। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन चलती है, एवरी डे चलती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक करना तो देखो बनता है, और शेयर करना भी बनता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक इस चैनल को तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को भी आप दबा दीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 30 सितंबर। हर साल 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको लिखना है अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। ये जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, बड़ी ही अच्छी चीज है हमारे पूरे व्यक्तित्व को एक अच्छा बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें हमारे पूरे पृथ्वी ग्रह की, इस पूरे पृथ्वी ग्रह पर न जाने कितने यहाँ पर मानव प्रजाति के लोग रहते हैं, न जाने कितने देश हैं, कितने महाद्वीप हैं। मान के चलो, हम एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि हम रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और दुनिया के किसी इस कोने में कोई व्यक्ति है जिसने अपने जीवन के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बातें लिखी, लेकिन उस व्यक्ति की भाषा अलग है जो हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो फिर क्या है, धीरे धीरे जैसे हम हमारे भारतवर्ष में देखें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, उर्दू, ओडिया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, उर्दू, न जाने कौन कौन सी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। लेकिन मान के चलो उस व्यक्ति ने जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में रह रहा है, उसने अगर कोई रचना लिखी, उसने कुछ बात लिखी, उसने कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में लिखा, अगर हमें समझना है उसको तो पहले हमें उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। एक व्यक्ति ही अगर भारत से जाए और उसकी भाषा सीख ले, ठीक है, अब या फिर वो भारत में आए और भारत की भाषा सीख ले तो वो तो हमारी भाषा में लिख सकता है। हमारा व्यक्ति वहां पर गया और हमने वहां पर उनकी भाषा सीख के उस रचना का अनुवाद कर दिया हिंदी में, तो सीखी तो एक व्यक्ति ने, लेकिन वो रचना अब पब्लिश कहाँ होगी? पूरे हिंदी भाषा में हो जाएगी। जितने भी हिंदी भाषा समझने वाले लोग हैं वो उसे बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से एक सभ्यता का जो आप कह सकते हैं नमूना होता है, एक सभ्यता की जो बातें होती है वो दूसरी सभ्यता को कैसे पता चलती है? या तो वो खुद यहां पर आए, या फिर हमारे लिखे हुए लिटरेचर्स वो पढ़ें, या फिर हम वहां पर जाएं, ठीक है, या फिर हमने कुछ पुरातात्विक अवशेष यहां छोड़ रखे होंगे, उनके आधार पे। अनुवाद बहुत प्यारी चीज है। इसका मैं एग्जांपल आपको इतिहास में ही देता हूं। अकबर के समय की बात अगर करें तो अकबर ने क्या किया था? अकबर ने अपने समय के दौरान एक विभाग बनाया था जिसे हम कहते हैं अनुवाद विभाग। ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी अकबर ने अपने उस समय में, जब वो अपने शासनकाल के दौरान यहां पर शासक बना हुआ था। भारत में
उससे पहले बहुत सारा इतिहास लिखा जा चुका था भारत की सभ्यता के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली थी, सामाजिक प्रणाली थी, सबका इतिहास था हमारे पास लिखित ग्रंथों में। लेकिन जब अनुवाद विभाग बनाया अकबर ने, तो उस अकबर ने अपने इस डिपार्टमेंट के तहत भारत में जितने भी छपे हुए थे धार्मिक ग्रंथ, उन धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कर दिया। अब जो भारतीय भाषाओं में छपे हुए थे वो अब फारसी भाषा में भी छप गए। जो लोग फारसी भाषा जानते थे वो भी हमारे इन ग्रंथों से वाकिफ हुए, उनको भी थोड़ी बहुत सद्बुद्धि मिली, उनको भी ज्ञान मिला। कुछ लोग तो हमारे इस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ गए और कुछ लोग जो हैं वो एक तर्क के आधार पे गलतियां निकालते हैं कि नहीं नहीं आपके भारत में ऐसा होता है, भारत में वैसा होता है। तो हर प्रकार का पक्ष होता है। अनुवाद बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है ना। तो सभी को शुभकामनाएं अनुवाद दिवस की। 30 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है। बाइबल अनुवादक हुए हैं एक, जिनका नाम था सेंट जेरोम। तो सेंट जेरोम के पर्व का ये दिन होता है। इनको अनुवादकों का संरक्षक माना जाता है। अब बात करें इस दिवस को मनाने की शुरुआत किसने की थी, तो यूएनजीए ने की थी। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया गया था कि हम अनुवाद दिवस मनाया करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जिन लोगों का किसी एक भाषा से लिखे हुए लिटरेचर को दूसरी भाषा में अनुवाद करने का जिसने काम किया है उसको हम सलाम करते हैं, उनकी हम इस कार्य प्रणाली को सलाम करते हैं। तो वो बात कब की है, जब ये प्रस्ताव पारित हुआ 24 मई 2017 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि हम ये दिवस मनाया करेंगे और उसके बाद से ये दिवस मनाया जाता है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज जन्मदिन की विशेष कहानी हम जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। क्या नाम है इनका, नाम इनका है दीपा मलिक। दीपा मलिक जो कि एक दिव्यांग हैं, फिर भी हमारे लिए ये मोटिवेशन हैं, ठीक है ना। शॉटपुट की खिलाड़ी हैं, शॉटपुट के साथ साथ में ये जेवलिन थ्रोअर भी हैं, यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी भी हैं, और इसके साथ में ये मोटर रेसलिंग भी कर लेती हैं, मोटर रेसलिंग, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इनकी, तो इनको भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये कई खेलों में माहिर हैं, तैराकी में भी ये अच्छी अपनी पकड़ बनाए रखी है इन्होंने। तो एक बार आप ये क्वेश्चन बता दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की शॉटपुट एवं भाला फेंक खिलाड़ी दीपा मलिक का जन्म कहां हुआ। अगर आपने लिखा होगा ना हरियाणा, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। हरियाणा से बिलोंग करती हैं ये दीपा मलिक, जिनका जन्म आज ही के दिन 1917 में हुआ। कहां से बिलोंग करती हैं, कौन से गांव से बिलोंग करती हैं, तो एक गांव का नाम है भैंसवाल। शायद आपने नाम सुना होगा। भैंसवाल गांव सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा के, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको दीपा मलिक के बारे में पता होना चाहिए। दीपा मलिक जो कि एक दिव्यांग होते हुए भी इतने खेलों में माहिर हैं, हमें जरूर इनके बारे में पढ़ना चाहिए। किस प्रकार से इन्होंने अपनी कमियों को कभी आगे उजागर नहीं होने दिया, बल्कि अपने हौसलों को इन्होंने सामने रखा, ठीक है। पैरालंपिक खेलों में जो कि 2016 में हुए थे ब्राजील में, तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिए। इनको अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो आपको लिख देना है 2012 अर्जुन पुरस्कार, ठीक है ना। तो आज इनका जन्मदिन है दीपा मलिक का। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम जयंती से शुरुआत करेंगे। इनके बारे में बात करते हैं। पहले नाम इनका है गुरुजाड़ा अप्पा राव।
एक सेकंड, नाम सही लिख देते हैं, गुरु जाडा। कई बार आपको गुरु जादा भी पढ़ने को मिलेगा, तो आपको कोई घबराना नहीं है। गुरु जाडा अप्पा राव, जिनका जन्म 30 सितंबर 1861 को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 नवंबर 1915 को हुई। ये हमारे भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध कवि हैं, एक प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। तो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताइए पहले। आधुनिक तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि, नाटककार, कहानीकार गुरजादा अप्पा राव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरजादा को कई बार आपको गुरजाडा भी पढ़ने को मिलेगा। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। तो मूल रूप से ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश के कौन सी जगह पे जन्मे थे ये? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कौन सी भाषा में ये अपनी रचनाएं लिखा करते थे? तो तेलुगु भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। तेलुगु भाषा के अच्छे कवि माने जाते हैं। राष्ट्र कवि के रूप में इन्होंने अपनी जान पहचान बनाई। चलिए जी, मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं रखा करते थे। इनके द्वारा लिखित बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे सारंगधर। ये रचना किसके द्वारा लिखित है? इनका नाम लिख देना। एक इनका नाम आएगा रचना का पूर्णम, और एक इनकी रचना है नीलगिरी पाटलू। नीलगिरी पाटलू नामक रचना के रचनाकार कौन है? गुरुजाड़ा अप्पा राव। कन्यक नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो भी नाम इनका आप लिख देना। गुरु जादा या फिर गुरु जाडा, ठीक है ना। तो सुभद्र नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो भी इनका नाम आप लिख देना। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। नाम इनका क्या है? पंडित श्रद्धाराम शर्मा। आपने एक आरती जरूर सुनी होगी, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। वो जो आरती है, उस आरती की रचना किसने की थी? तो फिर नाम आएगा पंडित श्रद्धाराम शर्मा का, जिनका जन्म आज ही के दिन 1837 में हुआ। कहां पे जन्मे थे ये? जालंधर में जन्मे। जालंधर जो कि वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भारतीय पंजाब में आता है, ठीक है ना। वहीं जब हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 24 जून 1881 को इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में, जो कि अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आता है एरिया, पाकिस्तान। क्लियर हुआ? कई भाषाओं का इनको ज्ञान रहा। संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, फारसी भाषा, ये भाषाएं इनको आया करती थी। इन्होंने ही रचना लिखी थी ओम जय जगदीश हरे, जो कि एक मूवी में गाया गया था पहली बार इसे, और बड़ी प्रसिद्ध हुई थी वो मूवी भी और ये आरती भी। इस आरती की रचना इन्होंने कब की थी? 1870 में की थी। तो आपने अगर सी ऑप्शन टिक किया है तो अच्छा जवाब दिया है। ये मूवी आपने जरूर देखी होगी। ये हैं मनोज कुमार। मनोज कुमार, जिन्होंने ज्यादातर बॉलीवुड में देशभक्ति टाइप की मूवी बनाई थी, इस वजह से इनको हम भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी एक मूवी आई थी पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम में जो ओम जय जगदीश हरे आरती गाई गई थी, उसके रचनाकार पंडित श्रद्धाराम शर्मा थे। एक प्रसिद्ध ज्योतिष भी थे ये, ठीक है ना। चलिए जी, आज भी बड़ी फेमस है ये आरती। हर मंदिरों में आपको देखने को मिल जाएगी, सुनने को मिल जाएगी। एक अच्छे रचनाकार थे, अच्छे लेखक थे। इन्होंने एक तो आरती लिखी थी ये ओम जय जगदीश हरे, और पंजाबी बातचीत नाम से इन्होंने एक रचना लिखी, भाग्यवती इनकी एक रचना है। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनके बारे में जानने के लिए। क्या नाम इनका है? ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी, जो कि
ऋषिकेश दा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ऋषिकेश दा के नाम से जाने गए। हमारे बॉलीवुड की दुनिया में इनका अहम नाम रहा। 30 सितंबर 1922 को इनका जन्म कोलकाता में हुआ। कोलकाता अगर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ है, हमारे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हुई। इस भूमिका में रहे थे तो हमारे भारतीय हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्देशक की भूमिका इन्होंने निभाई थी। कई फिल्में इनके निर्देशन में बनी, जैसे कि अनुराधा, आनंद, नमक हराम, इस प्रकार की मूवी जो हैं वो इन्हीं के सानिध्य में बनी थी, ठीक है ना। तो हिंदी फिल्म की दुनिया में ये बड़े महान फिल्मकार हुए हैं जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण में मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप ये बताइएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जो कथन सही नहीं है, जल्दी से बताएंगे जो कथन सही नहीं है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में सिनेमा की दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। पहला पॉइंट तो ठीक है। दूसरा पॉइंट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता सायरा बानो थी क्या? आप कहेंगे जी नहीं, सायरा बानो नहीं थी। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? ये कथन गलत लिखा हुआ है। हमें वही तो टिक करना था जो गलत लिखा हुआ है। तो आप ये बता सकते हैं प्रथम प्राप्तकर्ता इस पुरस्कार की कौन थी? देविका रानी थी, देविका रानी। सायरा बानो इसकी पहली प्राप्तकर्ता नहीं थी। तो दूसरा पॉइंट गलत लिखा हुआ है, इसी वजह से हमें वही टिक कर देना है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया, बिल्कुल राइट है। 1969 में फर्स्ट टाइम ये दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फिल्मी दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है दादा साहब फाल्के सम्मान, जिसके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा, नाम इनका है आर आर दिवाकर। आर आर दिवाकर के बारे में कहा जाता है कि ये नेहरू मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य करते रहे थे। तो एक बार आप इनके बारे में क्वेश्चन भी बताएंगे। हमारे भारत के प्रसिद्ध राजनेता होने के साथ साथ ये एक अच्छे लेखक भी थे, आर आर दिवाकर। तो आप ये बताइएगा कि भारत के प्रसिद्ध लेखक, संविधान सभा के सदस्य और स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य करने वाले आर आर दिवाकर का जन्म कहां पर हुआ? जल्दी से बताएंगे। अगर लिखा होगा ना आपने धारवाड़ में, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। धारवाड़ कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में है। चलिए जी। तो 30 सितंबर 1894 को इनका जन्म हुआ था धारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। और जैसे बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 जनवरी 1990 को इनकी मृत्यु हो गई थी। संविधान सभा के ये सदस्य भी रहे और नेहरू मंत्रिमंडल में ये कैबिनेट मंत्री भी रहे, संविधान सभा के सदस्य। इनको कहां से, यानी कि किस क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करने आए थे संविधान सभा में? तो उस समय आपको पता है कर्नाटक तो एक बड़ा स्थान नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र की साइड से ये आए थे, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसमें। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य करते रहे, राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी इनको चुना गया था, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं वीपी मेनन के बारे में। वीपी मेनन के बारे में तो सभी जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये सहयोगी रहे और इनका जन्म 30 सितंबर के दिन ही हुआ था। तो चलो मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं।
भारत में देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीपी मेनन को सरदार पटेल के सहयोगी के रूप में याद किया जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर लिखा होगा आपने 1893, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 30 सितंबर 1893 को इनका जन्म केरल में हुआ था। तो ये वीपी मेनन कहाँ से बिलोंग करते थे? मूल रूप से केरल से बिलोंग करते थे। और जब हम बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, 31 दिसंबर 1965 को इनकी मृत्यु हुई थी बेंगलुरु में। बेंगलुरु वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कर्नाटक में है, कर्नाटक की राजधानी है ये। वीपी मेनन, इनका पूरा नाम क्या था? वापला पगुनी मेनन। तो इनको कौन सी उपाधि दी गई थी? इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। इसी वजह से इनका पूरा नाम लिया जाता है राय बहादुर वापल्ला पगुनी मेनन। तो ये नाम इनका था जो आपको पता होना चाहिए। भारतीय सिविल सेवा के ये प्रतिष्ठित अधिकारी थे जिन्होंने भारत में देशी रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोगी के रूप में इनको याद किया जाता है। ठीक है ना? बड़ा अच्छा इनका दोस्ती वाला रिश्ता था सरदार पटेल और वीपी मेनन के बीच में। कहा जाता है कि ये जो मेनन साहब थे ये सरदार पटेल के बाएं हाथ कहलाए जाते थे। तो थोड़ा इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इनके बारे में। क्या नाम है इनका? रामानंद चैटर्जी। रामानंद चैटर्जी के बारे में पहले आप एक क्वेश्चन ही बता दीजिए, चलो फिर हम थोड़ी और बात आपको समझाएंगे। रामानंद चैटर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो पहले पढ़ के देखो। रामानंद चैटर्जी कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक, संपादक एवं मालिक थे क्या? आप कहेंगे जी हाँ, पहला पॉइंट तो ठीक लिखा है। रामानंद चैटर्जी प्रवासी बंग साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक थे और उसके अध्यक्ष भी रहे। दूसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट पढ़ के देखो। रामानंद चैटर्जी ने वर्ष 1901 में बांग्ला भाषा के पत्र प्रवासी का संपादन कार्य किया। तो ये पॉइंट भी ठीक है। अब बच कौन सा गया? बच गया ऑप्शन डी, यानी डी ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा इसमें? पॉइंट पढ़ के देखो। रामानंद चैटर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। आरएसएस की स्थापना रामानंद चैटर्जी ने की थी क्या? नहीं। तो फिर आरएसएस की स्थापना किसने की थी? तो नाम आता है डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार का। डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार के द्वारा दशहरे के दिन 1925 में आरएसएस की स्थापना की गई थी। ठीक है ना? 1925 में विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना करने वाले कौन थे? डॉक्टर हेडगेवार। तो डी ऑप्शन जो है वो आपने सही टिक किया होगा। अब हम जब बात करें रामानंद चैटर्जी के बारे में थोड़ी सी चलो बात कर लेते हैं। फिर 29 मई 1865 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बांकुड़ा। वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बांकुड़ा क्षेत्र कहाँ पे है? बंगाल में, हमारे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में है। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 1943 में। 1943 में इनकी मृत्यु कोलकाता में हुई और ये कोलकाता भी आपको पता है पश्चिम बंगाल में है। तो मूल रूप से ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे रामानंद चैटर्जी, जिनके बारे में मैंने आपको एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जो आपने बताने का भरसक प्रयास किया। कुछ लोगों का गलत भी हुआ होगा, कोई बात नहीं, फिर अगली बार गलत नहीं करना। हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे ये। ठीक है ना? चलिए जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये प्रबल समर्थक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। चलो जी,
अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, ये शख्सियत कौन है। आपने जरूर नाम सुना होगा राव बीरेंद्र सिंह का। राव बीरेंद्र सिंह आपको पता है मुख्यमंत्री थे, तो क्या आप बता सकते हैं राव बीरेंद्र सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। अगर आपने लिखा हुआ ना हरियाणा, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। हरियाणा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे फिर ये? हरियाणा के दूसरे सीएम थे ये। तो फिर पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा का नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। उनके बाद में बने थे ये सीएम। कब से कब तक रहे? 24 मार्च, एक सेकंड रुकना जरा, 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें नमन करते हैं। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, बता सकते हैं क्या? अब तो चुनाव होने वाले भी हैं ना, तो वैसे तो नायब सिंह सैनी है, देखते हैं अब कौन बनेगा। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में। तो राव बीरेंद्र सिंह के बारे में बात कर रहे थे हम। 20 फरवरी 1921 में इनका जन्म रेवाड़ी में हुआ। कई बार आपको बताया जाता है कि वो पंजाब में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि रेवाड़ी उस समय पंजाब का हिस्सा था, क्योंकि हरियाणा तो था ही नहीं ना उस समय। हरियाणा तो 1966 में बना, तो 1921 में इनका जन्म रेवाड़ी हरियाणा में हुआ, लेकिन उस समय वो पंजाब का हिस्सा था। 30 सितंबर 2009 को इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? गुरुग्राम। ये भी आपको पता है, गुरुग्राम वर्तमान की दृष्टि से हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। चलिए जी, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। विशाल हरियाणा पार्टी से भी ये संबंधित रहे। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलो जी, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, रामानंद चटर्जी की भी आज पुण्यतिथि है। राव बीरेंद्र सिंह की भी आज पुण्यतिथि है। अब हम ये तीसरा चेहरा जो है उनके बारे में बात करेंगे। सुमित्रा कुमारी सिन्हा। सुमित्रा कुमारी सिन्हा की भी आज क्या है? पुण्यतिथि है। तो इनको हम क्यों याद कर रहे हैं? हमारे भारत की प्रसिद्ध कवित्रियों में से ये एक बड़ी अच्छी कवित्री रही हैं। पुरुषों के लिए हम कवि कह देते हैं, महिलाओं के लिए कवित्री कह देते हैं। तो एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान देने वाली लोकप्रिय हिंदी कवित्री और लेखिका सुमित्रा कुमारी सिन्हा का जन्म कहाँ हुआ? अगर आपने लिखा होगा ना फैजाबाद, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। इनका जन्म 1913 में फैजाबाद में हुआ था। फैजाबाद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है ना वहां पे। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1994 में हुई थी। और जब हम बात करें कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी, एक रचना इनकी आती है विहाग, और एक इनकी रचना थी आशा पर्व। आशा पर्व नामक रचना किसके द्वारा लिखी है? इन्हीं का नाम लिख देना। और बोलों के देवता, ये रचना भी किसके द्वारा लिखित है? सुमित्रा कुमारी सिन्हा के द्वारा लिखित है। तो फैजाबाद में जन्मी थी, हिंदी भाषा की लोकप्रिय कवित्री, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भी मुख्य भूमिका निभाई थी, पार्टिसिपेट किया था। और आपको पता है इनके जो बेटे थे अजीत कुमार सिन्हा, वो भी हमारे भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध लेखक रहे। ठीक है ना। चलिए जी, कहानी संग्रह भी इन्होंने लिखा था एक, मैं आपको चलो लिख देता हूं यहाँ पे। वर्षगांठ। वर्षगांठ नामक कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? सुमित्रा कुमारी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। चलिए जी, ये किरदार आपको जरूर पता होना चाहिए। हरियाणा जीके की अगर हम बात करें तो इनका नाम बड़ा फेमस है, अल्ताफ हुसैन हाली। ये वो शख्सियत हैं जिनके नाम पर हरियाणा में एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसे हम हाली पुरस्कार कहते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर हाली पुरस्कार की शुरुआत की गई।
अगर आपसे पूछा जाए कि हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, हरियाणा उर्दू एकेडमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? ये हमारे हरियाणा के उर्दू साहित्यकार थे। उर्दू भाषा में इन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा था। इनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं, जैसे मैं बात बताऊं, मुसद्दस ए हाली। मुसद्दस ए हाली नामक रचना किसने लिखी? तो इनका नाम लिख देना। एक रचना इनकी और आती है, यादगार ए हाली, तो भी नाम अल्ताफ हुसैन हाली का लिख देना। हयात ए हाली, ये रचना किसकी है? तो भी नाम आप अल्ताफ हुसैन हाली का लिख देना। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। उर्दू भाषा के अच्छे साहित्यकार हुए, एक अच्छे शायर हुए। 11 नवंबर 1837 को इनका जन्म हुआ था। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो पानीपत में इनका जन्म हुआ। पानीपत जो कि हमारे हरियाणा में है, जिसे बुनकरों का शहर कहा जाता है, पानीपत, वहीं पर जन्मे थे ये। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1914 में हुई थी। तो ऐसे महान उर्दू साहित्यकार हुए, इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत की गई, जिसे हाली पुरस्कार कहा जाता है। शुरुआती दौर के उर्दू साहित्यकारों में से थे। इसी वजह से अगर वर्तमान में कोई उर्दू भाषा में अच्छा साहित्य लिखता है तो उसे हाली पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना? थोड़ा सा इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान के ये अच्छे मित्र भी थे और उनके अनुयायी भी थे। उर्दू साहित्य में बड़े सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। उर्दू भाषा में अगर कोई साहित्य लिखे तो उनको इनके नाम का ये पुरस्कार, हाली पुरस्कार दिया जाता है। तो हरियाणा जीके की पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा भी गया है बहुत बार। ये आप लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांस्टेबल में, वनडे एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया होगा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें फिर तो, है ना? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये आपका इस सितंबर महीने का आखिरी दिन है, 30 तारीख है आज, 30 सितंबर है। तो ये महीना आपका समाप्त हुआ। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विद म्यूजिक। तो बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम अगले महीने में, यानी कि कल 1 तारीख को, अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हो।